तो छोटे से वाटर ब्रेक के बाद हम लोग वापस अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक किया जहाँ हमने स्क्वामस क्यूबॉइडल, कॉलमनार और सीलेटेड एपिथेलियम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। यहाँ पे ये वाला पॉइंट देख लो कि ये जो फोर्थ टाइप ऑफ एपिथेलियम बता रहा है ये मॉडिफाइड कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल्स है, ठीक है। अब एक और मॉडिफिकेशन है जो सिंपल एपिथेलियम में ही देखा जाएगा, जो हम लोग इसे फर्दर जब देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे। यहाँ पे ये मेंशन्ड है कि अभी हम आगे रीडिंग कर रहे हैं। सम ऑफ द कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सेक्रीशन एंड आर कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। अब यहाँ पर भी यही पॉइंट है कि कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल्स यहाँ पे ये मॉडिफाई करेंगे, जो ग्लैंडुलर मॉडिफाई करेंगे सेक्रीशन के लिए, ठीक है। तो उसे अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलेंगे। तो मॉडिफिकेशंस में ऐसे लिखना पड़ेगा, सात 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 तो मॉडिफिकेशन में हम लोगों ने दो देखा। मॉडिफिकेशन में एक हो गया जो सीलेटेड पार्ट है और दूसरा ग्लैंडुलर, ठीक है। तो सीलेटेड और ग्लैंडुलर पार्ट है। तो यहाँ पे देखो कि उसमें भी दो तरह का बताया गया। एक ऐसा कि तुम्हें क्लस्टर देखने को मिलेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम लोग बात कर रहे हैं, ऑफकोर्स हम लोग टिश्यूज़ के बारे में बात करें, पर उस टिश्यूज़ में भी कुछ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन देखा गया कि इंडिविजुअली ही काम कर रहे हैं। भले ही बहुत सारे एक साथ हैं पर इंडिविजुअली काम कर रहे हैं। ये यूनिसेलुलर है और यहाँ पर ये मल्टी सेलुलर है। पर यहाँ पे क्या देखा गया कि हर एक सेल में एक ग्लैंड मौजूद मिलेगा तुम्हें। और यहाँ पर ऐसा कि बहुत सारे और फिर ये ऐसे इंडिविजुअली फंक्शन करने लगेंगे। तो यहाँ पे और फिर ये जो मल्टी सेलुलर वाला डायग्राम है इसमें ध्यान से देखो कि ये बहुत सारे सेल्स हैं और इनका सिक्रीशन जो है फिर एक कॉमन पाथ है, ठीक है। एक कॉमन पाथ कहने का ये मतलब है कि मल्टी सेलुलर तुम्हें अरेंजमेंट दिखेगा और यहाँ पे यूनिसेलुलर अरेंजमेंट से ही तुम्हें सिक्रीशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब वहाँ पे वही एनसीईआरटी ने आगे एग्जाम्पल बताया है कि दे आर यानी ग्लैंडुलर एपिथेलियम आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, यूनिसेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स, जिसमें एग्जाम्पल गॉबलेट सेल्स आता है एलिमेंट्री कैनाल का, ऑफ कोर्स PYQ है। और ये ऊपर वाले भी PYQ है जिसमें बोल रहा है कि ग्लैंडुलर सेल्स का फंक्शन ये होता है कि वो सेक्रेशन के लिए मॉडिफाई करता है। और फिर आगे बता रहा है कि एंड मल्टी सेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स एज इन सलाइवरी ग्लैंड। और यहाँ पर ये गॉबलेट सेल्स सलाइवरी ग्लैंड के में क्लस्टर ऑफ सेल्स मिलता है मल्टी सेलुलर का। एक इसके ट्रिक में ऐसे याद रख सकते हो कि UGO यानी यूनिसेलुलर गॉबलेट सेल्स, ठीक है। अब आगे रीडिंग करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ पोरिंग ऑफ द सेक्रीशंस ग्लैंड्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, नेमली एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा डिफरेंट पैराग्राफ स्टार्ट होता है, वो देख लो। तो यहाँ पे बता रहा है कि एक मोड ऑफ पोरिंग द सेक्रीशन, मतलब किस तरीके से अपने सेक्रीशंस को पोर कर रहे हैं। ऑन द मोड ऑफ पोरिंग द सेक्रीशंस यानी ग्लैंड्स के बारे में ही, इसी के बारे में आगे फर्दर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ग्लैंड्स के बारे में ही कंटिन्यू हो रहा है कि on the basis of pouring their secretions gland are divided into two categories, namely exocrine and endocrine। अब एक छोटा हम लोग इसको देखेंगे कि एग्जाम्पल्स यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, याद रखना है। इन्हें आया नहीं है क्वेश्चन अभी तक, बट ये ज़रूरी है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट क्या क्या। एक्सोक्राइन में एक्स लिखते हैं, ठीक है। म्यूकस, सलाइवा, एयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अदर सेल प्रोडक्ट्स, ये सारे एक्सोक्राइन में आते हैं। एंड दीज प्रोडक्ट्स आर रिलीज थ्रू डक्ट्स और ट्यूब्स, इसमें डक्ट्स और ट्यूब्स का यूज़ होगा। और एंडोक्राइन से याद रखो कि बेसिकली एंडोक्राइन में कोई डक्ट्स यूज़ नहीं होता है। एंडोक्राइन से D से याद रखना कि डक्ट्स यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो क्योंकि ये जो सेक्रेशंस होता है एंडोक्राइन पे, तुम्हें पता होगा कि हार्मोन्स होता है, मेजर में सिर्फ हार्मोन्स होता है। इन कॉन्ट्रास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट हैव डक्ट्स, देयर प्रोडक्ट्स कॉल्ड हार्मोन्स, यहाँ पे एंडोक्राइन आर सेक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बेरिंग द ग्लैंड, ठीक है। अब हमारा सिंपल एपिथेलियम कंप्लीट होता है। थोड़ा शोर है पर आई थिंक ऑडियो में मैनेज हो जाएगा।
तो सिंपल एपिथेलियम ख़त्म हो गया, हम लोग कंपाउंड एपिथेलियम में आगे बढ़ रहा है। सिंपल एपिथेलियम यही था कि सिंगल लेयर ऑफ सेल्स देखने को मिलेंगे, और कंपाउंड एपिथेलियम ये कि मल्टी लेयर्ड सेल्स मिलेंगे। अब कंपाउंड एपिथेलियम इज़ मेड ऑफ मोर देन वन लेयर, दैट इज़ मल्टी लेयर्ड ऑफ सेल्स, एंड दस हैज़ अ लिमिटेड रोल इन सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि इसमें साफ साफ बोल दिया है कि इसका जो रोल है सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में वो लिमिटेड है, यानी ना के बराबर है। क्योंकि खुद ही सोचो कि मल्टी लेयर्स है तो सेक्रीशन और एब्जॉर्प्शन कराना उतना आसान नहीं हो पाएगा। तो मेन तो वो करते क्या है फिर, जब वो सेक्रीशन और एब्जॉर्प्शन नहीं करे तो क्या कर रहा है? मेनली देयर मेन फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा ये कि दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन। आई एम टेकिंग 1 minute ब्रेक। तो कंपाउंड एपिथेलियम का मेन फंक्शन क्या हुआ? प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। अब ये केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस कहाँ देखने को मिलेगा? ऑफ कोर्स जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अफेक्टेड है, या फिर अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स के कारण जो अफेक्टेड है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि दे कवर, यानी कि कंपाउंड एपिथेलियम कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, द मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बगल कैविटी, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड्स। यानी कि जहाँ पे आपको दिख रहा हो केमिकल, एंड ऑफ कोर्स अब आप सोचोगे कि बगल कैविटी में केमिकल्स कैसा, फेरिंग्स में केमिकल्स कैसा, देन ऑफ कोर्स वहाँ पे केमिकल्स रिलीज होने के कारण ही फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है। एमाइलेज है, HCl है, वो सारे आपके केमिकली ही चीज़ों को ब्रेक कर रहे हैं, फूड को ब्रेक कर रहे हैं। तो इसीलिए वो सब चीज़ों में ये ज़रूरी है। ठीक है, तो दे कवर ड्राई सरफेस ऑफ स्किन। अब यहाँ पर अगर हम इम्पॉर्टेंट देखें तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बगल कैविटी, एंड फेरिंग्स एंड डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स एंड द पैनक्रियाटिक डक्ट्स। ठीक है, अब आगे बढ़ता है। All cells in epithelium are held together with little intercellular material. In nearly all animal tissues, specialized junctions provide both structure and functional links between its individual cells. अब यहाँ पे ये कह रहा है कि सारे एपिथेलियम सेल्स में एक बहुत लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल होता है। और यहाँ पे समझो कि जो प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ते हैं एक जनरल में सारे एपिथेलियम सेल्स का, उस चीज़ के बारे में बताया है कि लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल है, एंड इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यूज स्पेशलाइज्ड जंक्शंस। तो तुम्हें ये मिलेगा कि एपिथेलियम में जंक्शंस मिलेगा, और प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल लिंक्स बिटवीन द इंडिविजुअल सेल्स। तो ये जंक्शन देखने को मिलता है एपिथेलियम सेल्स का। अगर कभी भी ये क्वेश्चन पूछता है कि स्पेशलाइज्ड जंक्शंस किस तरह के सेल्स में देखने को मिलेगा, तो वो एपिथेलियम और एपिथेलियम ही होगा सिर्फ। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि और ये क्या प्रोवाइड करता है, यहाँ पे साफ लिखा है कि दे प्रोवाइड ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन द सेल्स। ठीक है, और फिर उसके बाद आगे लिखा है कि 3 टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस आर फाउंड इन द एपिथेलियम। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है जो शायद इधर कहीं एग्जैक्टली मेंशन नहीं है, पर याद रखना वो आगे तुम्हें बाकी टिश्यूज़ जब तुम ऑर्गन वाइज डाइजेस्टिव सिस्टम के चीज़ों में पढ़ोगे, जब तुम एल्वियोलाई पढ़ोगे तो वहाँ पे मिलेगा तुम्हें। जैसे जब यहाँ पे स्क्वामस होगा, स्क्वामस में तुम यहाँ पे एक और लेयर देखने को मिलता है जो हर एपिथेलियम के साथ होगा कि बेसमेंट मेम्ब्रेन। हमेशा
एक एक एपिथेलियम बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर लाई करता है, क्योंकि होता क्या है, होता ये है कि जो स्क्वामस जो एपिथेलियम होता है ना, एपिथेलियम की अपनी अपनी वो वैस्कुलराइजेशन नहीं होती है, उसके अंदर वेन्स कनेक्शंस नहीं होता है जिससे उसे ब्लड सप्लाई मिल सके, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन उसे सप्लाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन इज़ अ फीचर ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल इज़ अ फीचर ऑफ एपिथेलियम, स्पेशलाइज्ड जंक्शंस आर अ फीचर ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। अब यहाँ पर है कि यहाँ पे तीन तरह का जंक्शन मेंशन किया है, हम लोगों को पढ़ना है, और वहाँ पे वही बोला है कि दीज आर कॉल्ड टाइट, adhering and gap junctions. Tight junctions help to stop substances from leaking across a tissue. तो मेरे को ना इसको ऐसे याद रखो, जैसे टाइट है ना, टाइट में टी ऐसा आता है, तो स्टॉप, ठीक है। तो टाइट जंक्शंस स्टॉप करता है सब्सटेंस लीक करने से एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में। अधेरिंग जंक्शंस, अधेर करना होता है क्या कि होल्ड करके रखना, अधेर जोड़ना, तो इससे याद रखो कि सीमेंटिंग, ठीक है। Adhering junction performs cementing to keep neighboring cells together. Gap junctions facilitate the cells to communicate with each other by connecting the cytoplasm of adjoining cells for rapid transfer of, यहाँ पे क्या हो रहा है, transfer of ions and small molecules and sometimes big molecules, ठीक है। अब यहाँ पर एपिथेलियम कंप्लीट होता है। आगे हम लोग शुरू कर सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यूज़ आर मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। चलो हाईलाइटर यूज़ किया जाए। ये क्या हो गया, ठीक है गड़बड़ ना हो जाए। तो यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो मोस्ट अबंडेंट होगा, और तुम्हें पता चलेगा कि सबसे वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड भी है, मतलब ये हर जगह है, हर जगह एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से कनेक्ट करने में कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होगा ही। इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स ऑफ कोर्स, दीज आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू। तो इसका मेन दो फंक्शन ये है कि ये लिंक करता है और ये सपोर्ट करता है दूसरे टिश्यूज़ को और ऑर्गन्स को of the body. They range from soft connective tissue to specialized types which include cartilage, bone, adipose and blood. अब यहाँ पे ना ये याद रखो ना कि क्योंकि अब ये टॉपिक एक्चुअली स्टार्ट हो गया है, ये पैराग्राफ स्टार्ट हो गया है जहाँ पे हम लोग देख लिए कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कौन कौन आता है, कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड। इसकी ना क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब तुम्हें ये याद रखना ज़रूरी है कि कौन से टाइप के कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कौन सा टाइप का टिश्यू एक्चुअली में आता है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन इसी के अराउंड फॉर्म हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल में आई एम गिविंग द एग्जाम्पल्स, जैसे कि एडिपोज टिश्यू, तो इस पे ना इसका क्वेश्चन सिर्फ यही है कि एडिपोज टिश्यू, जैसे कि ऐसा भी नहीं था कि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होता, क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग के टाइप में आता है, तो इसमें सिर्फ यही है कि लूज़ कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू, ठीक है। अब तुम यहाँ पे ये समझो, एक अगर क्लासिफिकेशन, जनरल क्लासिफिकेशन अगर एक जगह लिखना इसका बहुत ज़रूरी है, तुम रीड करते करते ड्यूरेशन में भी लिखो, बट एक शॉर्ट में अगर मैं तुम्हें बता दूँ तो ऐसा रहेगा कि तुम्हें पता होना चाहिए कि ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, चलो थोड़ा और जूम कर लिया जाए, ये जो कनेक्टिव टिश्यू तुम जान रहे हो, ये तीन टाइप में डिवाइडेड है, ठीक है। एक हो गया तुम्हारा लूसिटी, एक हो गया तुम्हारा डेंसिटी, और ये तीसरा हुआ स्पेशलाइसिटी। बहुत बेसिक है,
पर हाँ थोड़ा याद करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। याद करना डिफ़िकल्ट होता है पर इसे रिटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है सिमिलर वर्ड्स में जब आप वर्ड से न्यू हो। तो इसमें आएगा लूज़ में। याद रखो कि इनके जो फाइबर्स हैं ना, वो फाइबर्स कम होते हैं। ऑफ कोर्स फाइबर्स थोड़े कम होते हैं, मैट्रिक्स ज़्यादा होते हैं, और ऐसा कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं होता, बहुत टाइट नहीं होता, लूज़ होता है। तो इसीलिए लूज़ कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ज़्यादा फाइबर्स का स्ट्रेंथ इनमें नहीं होता। तो ये एल्यूलार है और एडिपोज है। एल्यूलार एंड एडिपोज। अब डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी में याद रखो कि यहाँ पे फाइबर्स ज़्यादा होंगे और जो मैट्रिक्स है ना थोड़ा कम होगा, बट याद रखो कि फाइबर्स यहाँ ज़्यादा है। लूज़ में फाइबर्स कम है, डेंस में फाइबर ज़्यादा है, और फाइबर ज़्यादा है तो इसीलिए एक बार ये देखने को मिलता है कि फाइबर्स रेगुलरली अरेंज्ड है, और ये भी देखने को मिलता है कि फाइबर्स इरेगुलरली अरेंज्ड है तो बोलते हैं ना, जैसे अगर ऐसे ही सारे अरेंज्ड हैं तो हम लोग कहेंगे कि रेगुलर है, ठीक है। तो लाइक हम लोग कह सकते हैं कि डेंस रेगुलर सिटी, और ये थोड़ा सा एक बार होगा जैसे फाइबर्स ऐसे 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 अरेंज्ड है तो डेंस इरेगुलर सिटी। डेंस रेगुलर सिटी में आ जाएगा टेंडेंस, एंड लिगामेंट्स, और डेंस इरेगुलरिटी में ज़्यादा प्रिसाइज नहीं है, बट जिस तरह से एनसीईआरटी का मेंशनिंग है इधर उधर, उसे तुम ये जान लो कि एक बार तुम उसको, चलो अगर सिर्फ वाइट फाइबर्स टिश्यू है तो तुम उसको वाइट फाइबर्स बोल सकते हो। अगर तुम्हें येलो कोलेजन ज़्यादा, सॉरी वाइट फाइबर्स है जब तुम्हें कोलेजन ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और तुम उसे येलो फाइबर्स बोल सकते हो जब तुम्हारे पास इलास्टिन ज़्यादा दिख रहा है। बेसिकली ये सब फाइबर्स हुए तुम्हारे, कोलेजन, इलास्टिन। एनसीईआरटी उतना डिटेल में नहीं बताती है, पर याद रखो कि कोलेजन थोड़ा वाइटिश नेचर का होता है और इलास्टिन थोड़ा येलोइश नेचर का होता है। फर्दर तुम्हारे स्पेशलाइज सिटी में ये तुम्हें एक बार में याद होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ 3 हैं, ब्लड, सॉरी बोल रही हूँ ब्लड और लिख रही हूँ बोन ब्लड, बोन एंड कार्टिलेज, ठीक है। इतना है और ये पोर्शन जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है PYQ के रेस्पेक्ट में, ठीक है। कुछ हिला ना, चलो अपन इसको ऐसे करते हैं। तो ये पोर्शन जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है PYQ के रेस्पेक्ट में। इसे बार बार लिख करके या क्वेश्चन करके जैसे भी हो याद कर लिया ना। आगे रीड करते हैं। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड द सेल्स सेक्रीट फाइबर्स। तो सेल्स जो हैं फाइबर सेक्रीट करते हैं, पर ब्लड एज अ कनेक्टिव टिश्यू देयर आर नो फाइबर्स। ओके, इसे ऐसे लिख सकते हैं, ब्लड में कोई फाइबर्स नहीं होता। इम्पॉर्टेंट है। द सेल्स सिक्रीट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कॉल्ड कोलेजन और इलास्टिन, ठीक है। तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि कोलेजन और इलास्टिन के फाइबर्स मौजूद हैं, पर एज इन ब्लड में कोई फाइबर्स नहीं मिलेगा। द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फाइबर्स का काम क्या होता है? स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना टू द टिश्यू। These cells also secrete modified polysaccharides which accumulate between cells and fibers and act as matrix। तुम्हें मैट्रिक्स, यहाँ पे मैट्रिक्स का डेफिनेशन समझ में आ रहा है। एक जनरल वर्ड में बोलोगे तो ये ग्राउंड सब्सटेंस हुआ, पर ये क्या हो रहा है कि तुम्हारी जो फाइबर्स हैं वो भी सेक्रीट करते हैं मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड्स। तो मैट्रिक्स तुम्हें पता होना चाहिए। इसको एक पार्ट में तुम मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड्स बोल सकते हो, जो सेल्स के बीच में एक्यूमुलेट करते हैं एंड मैट्रिक्स जैसा मैट्रिक्स प्रोवाइड करते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: लूज सिटी, डेंस सिटी एंड स्पेशलाइज सिटी। वही क्लासिफिकेशन जो हमने ऊपर में बनाया।
तुम इसको रीड करते करते भी ड्रॉ कर सकते हो। लूज सिटी हैज़ सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज्ड इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस, फॉर एग्जाम्पल एरियोलार। ठीक है, तो लूज सिटी के बारे में एक्सप्लेन किया। देखो यहाँ पे लूज है, उसके बाद वाला पैराग्राफ तुम्हारा डेंस है, फिर उसके आगे वाले में स्पेशलाइज सिटी के बारे में बताया। अगर तुम्हें मेरी ये वॉइस थोड़ी ज़्यादा फास्ट लग रही हो तो फिर तुम उसे 0.7x पे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट क्योंकि ये रिविजन के लिए है तो थोड़ा फास्ट ज़रूरी है। लूज सिटी हैज़ सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। तो ये इसकी जो ग्राउंड सब्सटेंस होगी ना वो देखो सेमी फ्लूइड नेचर की होगी, बताया था ना। फाइबर्स कम होंगे यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल एरियोला टिश्यू प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, कहाँ प्रेजेंट है याद रखना। ठीक है, अब तुम्हें थोड़े स्किन में तुम देख पाओगे कि ये क्या था वहाँ पे, ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, ड्राई सरफेस ऑफ स्किन। तो तुम्हें स्किन यहाँ फर्स्ट टाइम मिल रहा है, और बीनीथ द स्किन तुम्हें यहाँ पे क्या मिल रहा है, एरियोलार मिल रहा है। अब बता रहा है कि ऑफन इट सर्व्स एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, इट कंटेन्स फिब्रोब्लास्ट सेल्स दैट प्रोड्यूस एंड सेक्रेट फाइबर्स। तो यहाँ पे एक और डेफिनेशन तुम्हें मिल रहा है कि फिब्रोब्लास्ट सेल्स वो हैं जो प्रोड्यूस करते हैं और सेक्रेट करते हैं फाइबर्स। ठीक है, तुम्हें एक लाइन में बहुत सारे कुछ तुम्हें मिल जाएंगे। यहाँ ये कनेक्टिव टिश्यू पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तुम्हारे एपिथेलियम का वहाँ एग्जाम्पल और लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये कनेक्टिव टिश्यू की क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में तुम्हारे एरियोलार आ गए और अब एडिपोज आ गए। तो एडिपोज के बारे में बोला है कि एडिपोज इज अनदर टाइप ऑफ लूज सिटी लोकेटेड मेनली बीनीथ द सेल। इसके बारे में भी बोल दिया कि ये बीनीथ द सेल प्रेजेंट है। ठीक है, इसलिए ये दोनों लूज हैं, उस तरीके का फंक्शन ही है इनका कि वो बीनीथ द स्किन में मिलता है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज टू स्टोर फैट्स। ठीक है, अब तो यहाँ पे दिख रहा है ये फैट स्टोर करेंगे, तुमने सुना भी होगा एडिपोज फैट, ऐसा कुछ फैट स्टोरेज का काम होता है उनका। द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर कन्वर्टेड इनटू फैट्स एंड आर स्टोर्ड इन दिस टिश्यू। सही बात है, जब भी हम लोग एक्सेस न्यूट्रिएंट लेते हैं तो चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ फैट हो चाहे इन द फॉर्म ऑफ शुगर हो, वो इवेंचुअली फैट के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के फैट सेल्स में यानी एडिपोज टिश्यू में स्टोर किया जाता है। डायग्राम देख लो, ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे क्वेश्चन बन चुके हैं। डायग्राम से एक ये पार्ट पूछा जाता है कि ये क्या है, ये मैक्रोफेज है। इस डायग्राम को एक बार खुद से ड्रॉ करके बना लेना। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि तुम्हें एक एज अ बायो स्टूडेंट के होने के तहत तुम्हें डायग्राम्स में मास्टरी होना चाहिए। तो याद रखो कि ये टाइप का जो सेल दिख रहा है ये तुम्हारा मैक्रोफेज है, और ये टाइप का जो सेल दिख रहा है जिसमें तुम्हें बहुत सारे न्यूक्लियाई दिख रहे हैं वो मास्ट सेल है, जो कि काइंड ऑफ तुम्हें बेसोफिल जैसा ये काम करता है। इसकी फंक्शन जो होती है वो बेसोफिल के नियर सेम होती है। तुम ये याद रखो कि ये जो ऊपर है ना, ये ग्रीन पोर्शन फिब्रोब्लास्ट है, और ये जो अंदर है ना ये फाइबर्स निकल रहा है। तो तुम याद रख सकते हो कि फिब्रोब्लास्ट वो टिश्यू है ना जो फाइबर्स बनाएंगे, तो इसीलिए ये उसको कवर कर रहा है और इसके अंदर से फाइबर्स निकल रहे हैं, ऐसा कुछ ऐसा इमेजिन कर लो। और भी बहुत कुछ है यहाँ पर जो एनसीईआरटी ने डिस्क्राइब नहीं किया है। जैसे यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा ये ब्लड वेसल है, ये भी तुम्हारा वन ऑफ द डब्ल्यूबीसी है, ये भी एक डब्ल्यूबीसी का ही टाइप है। तुम्हारा ये है, ये एक काइंड ऑफ फाइबर्स है, ये एक काइंड ऑफ फाइबर्स है, ये एक काइंड ऑफ फाइबर, ये तीनों तरह का फाइबर्स भी इनफैक्ट मेंशन्ड है। तीन तरह के फाइबर्स होते हैं। अब यहाँ पे एडिपोज मेंशन्ड है। तुम्हें देखो ये बता रहा है कि एकदम न्यूक्लियाई देखो एकदम साइड पे है, और ये जो बीच का पोर्शन है ना ये पूरा फैट स्टोरेज के लिए बना के रख दिया गया है, फैट स्टोरेज एरिया, और तुम्हारा न्यूक्लिया एकदम कॉर्नर पे शिफ्टेड। ये तुम्हारा डेंस रेगुलर है, डेंस रेगुलर सीटी, और ये हो गया डेंस इरेगुलर सीटी। ठीक है, डेंस रेगुलर डेंस इरेगुलर। आगे के पैराग्राफ में ये लिखा है कि फाइबर्स इन फिब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन द डेंसिटी के बारे में बताया। लूसिटी के बारे में पढ़ लिया अपन ने। अब डेंसिटी के बारे में बता रहा है कि फाइबर्स इन फिब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन द डेंसिटी। कॉम्पैक्ट पैकिंग है क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ फाइबर्स हैं। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स शो अ रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न एंड आर कॉल्ड dense regular and dense irregular tissues. In the dense regular connective tissue, the collagen fibers are present in rows between many parallel bundles of fibers.
इन द डेंस रेगुलर टिश्यू, रेगुलर वाले में कोलेजन फाइबर्स जो हैं वो रोज़ में प्रेजेंट है। कैसे? रोज़ में प्रेजेंट है बिटवीन पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स, पैरेलल बंडल्स के बीच में रोज़ के जैसा। ये कैसा हुआ? ऐसा लगेगा कि ये एक रो है और सारे फाइबर्स पैरेलल अरेंज्ड हैं, ऐसा अलग अलग रो। ठीक है, आगे पढ़ रहे हैं। Tendons which attach skeletal muscles to bones and ligaments which attach one bone to another are examples of these tissues. यहाँ पे ना थोड़ा सा रीडिंग उतना अच्छे से प्रॉपरली नहीं हो पाया, पर यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि टेंडन्स which attach skeletal muscles to bones and ligaments which attach bone to another bone are example of क्या? dense connective tissue, dense रेगुलर कनेक्टेड टिश्यू के एग्जाम्पल्स में टेंडन्स और लिगामेंट्स आते हैं। तो तुम ये वाला भी याद रखना कि टेंडन्स जो होता है, हम लोगों ने ना इसकी एक ट्रिक देखो कि ये BTM से याद रख सकते हो, लाइक बॉटम या BTM ऐसे याद रखो। तो बोन टू मसल्स टेंडन्स, आई मीन T मतलब टेंडन्स, बोन एंड मसल को टेंडन जोड़ता है। उसके बाद तुम्हें मिलेगा लिगामेंट इतना याद रखोगे, ये याद रखोगे तो लिगामेंट भी हो जाएगा, बट अगर याद रखना है तो BLB करके याद रख सकते हो, ये बोन टू बोन लिगामेंट। डेंस इरेगुलर, तो ये भी देख लो, ये भी वाईक्यू है तुम्हारा यहाँ पर। डेंस इरेगुलर कनेक्टेड टिश्यू हैज़ फिब्रोब्लास्ट एंड मैनी फाइबर्स। इरेगुलर के बारे में बोला है कि फिब्रोब्लास्ट है और बहुत सारे फाइबर्स हैं, मोस्टली कोलेजन दैट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली, मोस्टली कोलेजन फाइबर है। याद रखना ये कि तुम्हें मोस्टली कोलेजन फाइबर देखने को मिलेगा किसमें? डेंस इरेगुलर कनेक्टेड टिश्यू में। और दिस टिश्यू इज़ प्रेजेंट इन द स्किन। एक बार ऊपर से देख लो, तुम्हारा ड्राई सरफेस ऑफ स्किन में कंपाउंड एपिथेलियम था, तुम्हारा बीनीथ स्किन में एरियोलार टिश्यू है और बीनीथ द स्किन में एडिपोज भी है। और ये जो टेंडन लिगामेंट तो ठीक है, वो बोन टू बोन और बोन टू मसल एंड बोन टू बोन है। और तुम ये जो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है ये इन स्किन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और कुछ रह गया है यहाँ पर इस पेज में? सब ठीक है। याद रखो ये वाली चीज़ भी कि मोस्टली कोलेजन फाइबर्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये लास्ट वाला लाइन शायद यहाँ से कैच किया हुआ है।